हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24 बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। खैरागढ़ उपचुनाव के प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं, लिहाजा कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा जहां अपने स्टार प्रचारकों को बुलाकर खैरागढ़ में जीत के लिए माहौल बनाने में कोशिश में है, वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भी 4 धुआंधार सभाएं और उपचुनाव में जीत का दावा ठोका है। खैरागढ़ के रण में पिछले 2 दिन से दिग्गजों की सभाओं का दौर चल रहा है। एक दिन पहले जहां 2 केंद्रीय मंत्रियों ने भाजपा के पक्ष में प्रचार किया, वहीं शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल्हेवारा और कोपे भाटा में चुनावी सभा ली। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हमारा कलेजे का टुकड़ा है, छत्तीसगढ़ से उनका भावनात्मक रिश्ता है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। और हमारे भूपेश बघेल 24 घंटे में जिला बना दूंगा। चुनाव आ गए तो भूपेश बघेल आ गए। गाँव मुझे सेवा करवा लो, जिला बनवा लो, जिला बनवा लो। अभी तक क्यों नहीं बनाया भैया? बिंदु घोषणा पत्र जारी किया। अरे मुख्यमंत्री घोषणा पत्र जारी करेगा, 29 बिंदु घोषणा पत्र, यानी 3.5 साल में तुमने कोई काम नहीं किया। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी कैबिनेट टीम के साथ खैरागढ़ में कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान संभाली हुई है। खैरागढ़ और छुईखदान इलाके के जालबांधा, झूरा नदी, खुड़मुड़ी और बिरूटोला में चुनावी सभा ली। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में वोट मांगते हुए उन्होंने भाजपा के 15 साल के कार्यकाल को जमकर कोसा। शिवराज सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि काका के सामने मामा कहां टिकेगा, काका अभी जिंदा है। काका जी के सामने कहां टिकेगा, काका अभी जिंदा है। आओ आके वो घोटाला की बात करे, रमन सिंह के ओपन घोटाला के बारे में। छत्तीसगढ़ में जब तक हम धान की कीमत देते उसका दे सकते बता दे। यहाँ जन गरीब आदमी 7,000 रुपये दे सकते बता दे। यहाँ 2500 रुपये क्विंटल में देते हैं तो ले सकते बता दे। वह भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने मतदान से पहले वोटरों को रिझाने के लिए खैरागढ़ के प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन देखना यह है कि किसकी मेहनत पर मतदाता रिझती है और वोट देकर विधानसभा पहुंचाती है। आलोक शर्मा और स्टार जन के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शुरुआत में बीजेपी ने काफी अफवाह फैलाने की कोशिश की। बीजेपी ने झूठे फैसला किया और साथ ही फैलाया और अगर जिला बनेगा तो मनरेगा का काम बंद हो जाएगा। इन सब का जवाब देने के लिए हमने अपनी पूरी ताकत लगाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ के लोगों का मामा बनने पर सीएम ने कहा ये शकुनी मामा है और छत्तीसगढ़ की जनता को इससे बचना होगा। शुक्रवार को छुईखदान इलाके के बिरूटोला पर आखिरी चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने लगभग 20 सभाएं खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ली है। हम उनसे बात करते हैं। 20 सभाएं आपकी हुई है, मेरे ख्याल से शायद ये आखिरी सभा है। क्या महसूस किए, क्या रुख दिख रहा है यहाँ की? देखिए, जब शुरुआत में जब हम लोग आए तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति लोगों में थी। भारतीय जनता पार्टी खूब अफवाह फैला चुकी थी। लेकिन जैसे बोले कि यदि जिला बनेगा तो मनरेगा काम बंद हो जाएगा, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, इस प्रकार तमाम प्रकार के अफवाहें फैला रहे थे। लेकिन रमन सिंह कभी 270 रुपये 5 साल नहीं दिए बोनस का, 300 रुपये भी नहीं दिए, 2100 रुपये भी कभी नहीं दिए। चावल में कटौती किए, जो 35 किलो मिलता था उसके कम करके 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिए। तो लोग उसके नाराजी, और सबसे बड़ी बात चिट फंड कंपनी, रमन सिंह उसके परिवार के लोग सारे कार्यालय उद्घाटन किए थे, ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। सभी गांवों में लोग चिट फंड कंपनी में पैसा डाले हैं।
वापसी की कोई व्यवस्था नहीं, सब लूट के भाग गए। हमारी सरकार है वापसी की शुरुआत की है और इसी जिले से शुरुआत की है। लोगों को पैसा वापस मिलना शुरू हुआ। पूरे देश में पहली घटना है किसी राज्य ने चिट फंड कंपनी डूबे पैसे वापस निवेशकों को करा रहा है, ये पहली बात। इस बार के सभा की अगर बात करें तो आपका एक निराला अंदाज नजर आया, भाषण कम, लोगों से बातचीत और जुड़ाव देखने को मिला। ये थोड़ी सी एक नई चीज देखने को मिली। देखिए, ये जब लोगों के मनसा के अनुरूप जब काम करो, आत्मीय जुड़ाव हो ही जाता है। चाहे किसानों के लिए जो हम लोग काम किए, मजदूरों के लिए काम किए, आदिवासियों के लिए काम किए, और फिर सांस्कृतिक रूप से जो जुड़ाव है, जो चाहे वो तीजा, पोरा, हरेली, छठ पूजा, चाहे विश्व आदिवासी दिवस, कर्मा जयंती, छेरछेरा पुण्य की छुट्टी, और उसको मनाते भी हैं, उसमें शामिल होते हैं। इस कारण से लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। लोग समझते हैं कि हमारे बीच का आदमी आज मुख्यमंत्री बना है। आखिरी सवाल, 2 केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्रियों के बाद आज मामा भी यहाँ पर आए थे और थोड़ा सा मामा भांजे का रिश्ता यहाँ पे बनाने की कोशिश की, मगर काका हावी दिखा इनमें। बात यह है कि यहाँ के लोग जानते हैं कि ये जो मामा है वो कंस मामा है, सकनी मामा है। थैंक यू। ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इनका कहना है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो काम किया है, छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं लाई है, उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि हमने पूरी कोशिश की यहाँ पर, और 20 सभाएं उन्होंने यहाँ पे की है। और जो शिवराज सिंह चौहान आए थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये मामा जो है एक शकुनी मामा, और छत्तीसगढ़ की जनता को इस मामा के बारे में सोचना होगा। कैमरा मैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, गंडई। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। यह आरोप केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने लगाया है। हाल ही में खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ दौरे से वापस लौटे कुलस्ते ने कहा कि अपने दौरे में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया, जहां ग्रामीणों ने खुद बताया कि पीएम आवास योजना की स्वीकृति मामले के बावजूद वो आवास नहीं बनवा पाए। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की नल जल योजना का क्रियान्वयन भी छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकांश हिस्सों में नहीं हुआ है और ग्रामीण जनता केंद्र की मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर योजना को लेट लतीफी कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब जरूर देगी। 3.5 वर्षों में जो लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, एक तो वो लोगों को नहीं मिल पाएगा। नल और जल की योजना अभी प्रारंभ नहीं हुई, सैंक्शन हो गए। 3 जगह के तो टेंडर हो गए, 1 जगह टेंडर होना बाकी है। नारायणपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 128 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 251 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। साथ ही ग्रामीण किसानों को खसरा पुस्तिका का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री नारायणपुर जिले के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में धूर नक्सल प्रभावित आमाकड़ा गांव पहुंचे। यहां आदिवासी समाज ने अपनी परंपरा के अनुसार उन्हें महुआ के फूल और मोर पंख वाली पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर में पेशा कानून को लेकर कहा कि 1 महीने पहले ही कानून का ड्राफ्ट तैयार होकर उनके पास पहुंचा है, जिसमें सभी विभागों से चर्चा कर इसे पटल लिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने आदिवासी समाज की मांग पर कई अहम घोषणाएं भी की हैं, जिसमें कोयली बेड़ा और आमा बेड़ा को तहसील का दर्जा, अंतागढ़ विकास खंड के गांवों में 10 घोटुल और 10 देवगुड़ी का निर्माण, अंतागढ़ और पखानजूर के कॉलेजों में MA की पढ़ाई, छात्रावास और स्कूल में सुविधा बढ़ाना शामिल है। नारायणपुर में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ के विकास कार्य के भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। वहीं 240 से अधिक जोड़ों की शादी भी हुई है। सभी को मेरी शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अबूझ माड़ में चाहे नारायणपुर हो चाहे ओरछा हो, वहाँ के गाँवों को का सर्वे भी किया जा रहा है। ज़मीन का मसाहती पट्टा भी दिया जा रहा है, वन अधिकार पट्टा भी दिया जा रहा है, सामुदायिक पट्टा भी दिया जा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है जिससे लोग, वहाँ के लोग भी विकास के क्षेत्र में जुड़ेंगे, विकास से जुड़ेंगे।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने संसद भवन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल उइके ने रेल मंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य को उपलब्ध रेल और सुविधाओं और साथ ही यात्री सुविधाओं तथा छिंदवाड़ा से रायपुर रेल कनेक्टिविटी की मांग पर चर्चा की। इसके अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर, मंडला और गोंदिया के रेल मार्ग परियोजना की कार्य प्रगति और रेल सुविधाओं के विस्तार पर भी बात की। आपको बता दें, राज्यपाल अनुसुईया उइके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चुकी हैं। राज्यपाल आज रात 8 बजे दिल्ली से रायपुर लौटी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण परिवहन नीति 2022 के तहत विदिशा के 76 ग्रामीण अंचलों को प्रोजेक्ट के तहत चयन किया है, जिसके तहत करीब 4,70,000 से अधिक ग्रामीणों को सुगम और सस्ती परिवहन की सुविधा मिलेगी, जिसके अंतर्गत छोटे परिवहन साधनों को चुना गया है, जिसमें ऐसे ग्रामीण मार्गों पर 8 सीटर और 20 सीटर वाहनों को ऐसे ग्रामीण मार्गों पर चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट संचालकों को आगे आने की अनुमति दी है, जिन्हें ऐसे मार्गों पर परमिट नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि उन्हें सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में भी सहयोग प्रदान करेगी। इस नीति के तहत सस्ती परिवहन नीति लोगों के लिए फायदेमंद होगी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में यात्रा सस्ती भी होगी। और साथ ही 1 मई से ये नीति विदिशा जिले के ग्रामीण अंचलों में शुरू की जाएगी। 1 मई से 6 महीने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट विदिशा जिले में चलाया जाएगा। हमने ये जो पॉलिसी बनाई है रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट के आधार पर बनाई है। 3 मुख्य बिंदु हैं इसके। हमने 76 ग्रामीण मार्गों का चयन किया है विदिशा जिले में, जिससे लगभग 546 गांव कवर होंगे और 4,70,000 से ज़्यादा हमारे ग्रामीण भाई बहनों को इसका फायदा होगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जबलपुर दौरे पर रहे। इस दौरान पटेल ने मीडिया से बात करते हुए अहम जानकारी दी। पटेल ने बताया कि 16 अप्रैल को जिले में किसानों और उद्योगपतियों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने को प्रेरित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा, जिसका मकसद शासकीय विभाग, निवेशकों और एक्सपर्ट्स को एक मंच पर लाना होगा। इस कार्यशाला में देश भर के दिग्गज जुटेंगे। इस दौरान किसानों और उद्योगपतियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने के लिए गाइडेंस दी जाएगी। साथ ही पटेल ने यह भी कहा कि फूड प्रोसेसिंग किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सबसे बड़ा जरिया है और इसके लिए भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग का बजट भी इस साल 137% से ज्यादा बढ़ाया है। होटल गुलजार में एक दिन भर की वर्कशॉप आयोजित है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निपटन के एक्सपर्ट होंगे, हमारी योजनाओं को प्रस्तुत करने वाले एक्सपर्ट होंगे। मैं तमाम एफपीओ, समूह, सोसाइटी खाद्य प्रसंस्करण में रुचि रखते हैं या उसमें डाइवर्ट होना चाहते हैं, उन सबको इस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करता हूं। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को नजर लग चुकी है। हाल ही में भोपाल से बांग्लादेशी आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया, फिर रतलाम में आतंकी कनेक्शन और अब नक्सलियों को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार को चेताया है। चिंता की बात यह है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर नक्सली नेटवर्क की भनक तक मध्य प्रदेश सरकार को नहीं लगी। आखिर ऐसा क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है, देखिए रिपोर्ट। कान्हा के जंगलों में लाल आतंक का साया, नक्सली कब्जे में 80% इलाका। बाघों की दहाड़ के लिए पहचाने जाने वाला कान्हा नेशनल पार्क अब नक्सलियों की चपेट में है। इलाके के 80% हिस्सों पर लाल आतंक का साया है। ये खुलासा केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह के पत्र से हुआ है। ये पत्र कान्हा में नक्सलियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एमपी सरकार को लिखा गया है, जिसमें यह भी बताया गया कि कान्हा नेशनल पार्क के हालात ऐसे हैं कि वहां वन अधिकारी, मैदानी अमला और वन कर्मचारी खौफजदा हैं, क्योंकि बीते 2 महीनों में नक्सलियों ने 3 वन कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस अमले का कहना है कि चारों तरफ उनकी फोर्स सर्च ऑपरेशन करती रहती है। सब जगह पुरानी हमारी पहले से चौकियां हैं, हमारे थाने हैं, जो लगातार हमारे बॉर्डर मीटिंग्स होते रहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, जॉइंट सर्चिंग होती है।
आज भी वहाँ पे बालाघाट और कवर्धा के बीच में जॉइंट सर्चिंग, राजनांदगांव के बीच में जॉइंट सर्चिंग है। कल भी एक पार्टी गई थी हमारी। इसी प्रकार जो हमारा बंधन खीरो वाला जो कैंप है वो भी हमारा बॉर्डर का एरिया ही कवर करता है कवर्धा के साथ, तो वो लगातार हमारी ये सर्चिंग वगैरह चलती रहती है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कान्हा नेशनल पार्क 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, जिसके चलते नक्सलियों को आसानी से प्रवेश मिल जाता है और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार संवेदनशील है। नक्सली गतिविधियों को काबू करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। काम में विलंब, व्यवधान पैदा करना, कई बार लोगों के कुछ डंपर भी जला दिए जाते हैं या इस प्रकार के उनकी गतिविधियां चलती रहती हैं, इसके कारण वहाँ लोग काम भी करना संभव नहीं है और वो कठिनाई है। बड़े संवेदनशीलता के साथ में चिंता कर रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क में लाल आतंक की कई वजहें हैं। कान्हा नेशनल पार्क मंडला जिले में आता है। घने जंगलों का फायदा उठाते हैं। इन इलाकों में नक्सली ग्रामीणों को डरा कर भी रखते हैं। नक्सली मुद्दे पर कांग्रेस सियासत कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि नक्सलियों पर नकेल कसने में सरकार नाकाम है और खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल। कि नक्सलीज को पकड़ने में फेल हो रही सरकार और केंद्र सरकार को लिखना पड़ रहा है। ये बताता है कि कान्हा जैसे एरिया में कानून व्यवस्था कितनी ध्वस्त है। सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए और नक्सलीज के खिलाफ जैसा केंद्र सरकार भी चाहती है ठोस कदम उठाना चाहिए। केंद्रीय वन मंत्री के बाद सरकार भी मुस्तैद होने का दावा कर रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। यदि किसी भी केंद्र सरकार के विभाग की यदि कोई एडवाइजरी आई है, कोई पत्र आया है, तो संबंधित विभाग उस पर संज्ञान लेगा और हम कमिटेड है किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधि मध्य प्रदेश में नहीं होगी। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री के पत्र ने एक बात तो साफ कर दी है कि प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र में नक्सली आज से नहीं बल्कि सालों से जमे हुए हैं, जिनका खौफ बढ़ता ही जा रहा है। सरकार को वक्त रहते ही इसका इलाज करना होगा, नहीं तो नक्सलियों का ये जख्म नासूर बन जाएगा। शकील ब्योहार, IBC 24, भोपाल। देखेंगे बिग न्यूज। देश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज रविवार से लगने शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्ति निजी टीकाकरण केंद्रों पर 10 अप्रैल से बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। ये बूस्टर डोज 18 साल से ज्यादा उम्र और दूसरे डोज को 9 महीने पूरे करने वाले व्यक्तियों के लिए है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं पर फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। अब तक सरकारी एजेंसियों ने 88,65,000 मीट्रिक टन की खरीदी पहले कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BSF के जवान ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने ऑन ड्यूटी शराब पीने के मामले में कार्रवाई से जुड़े केस में दखल करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा आप ड्यूटी के समय नशे में थे, इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बेंगलुरु में ईमेल के जरिए 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बम की धमकी के बाद स्कूलों से छात्रों को निकाला गया। जिस मेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी गई उसमें लिखा है कि आपके स्कूल में बहुत ही शक्तिशाली बम लगाया गया है, ये मजाक नहीं है, हजारों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम के गोंडा आश्रम में कार के अंदर एक 13 साल की बच्ची का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्ची 3 दिनों से अपने घर से गायब थी। ये आश्रम यूपी के बिमौर गांव में है और पुलिस ने पूरे आश्रम को सील कर दिया है। पाकिस्तानी एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को अवैध फंडिंग मामले में 31 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हाफिज की सभी संपत्ति को जब्त करने का आदेश देते हुए 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है।
नरसिंहपुर के गाडरवारा में युवकों को बंधक बनाकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मारपीट का शिकार हुए युवक के पुलिस में बयान नहीं देते तक आरोपियों पर केवल मारपीट का मामला ही दर्ज किया गया है। दरअसल मारपीट करने वाले युवकों के परिजनों का आरोप है कि युवक ने उनके परिवार की बेटी को बहला फुसलाकर ले गए थे, जिसके बाद आवेश में आकर उन्होंने मारपीट की। 10 दिन से गोल हो गए, ये मिल नहीं रही है। ये रिपोर्ट भी डाली हम लोगों ने। हाँ। कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा। वो मतलब कोचिंग जाती थी, 12 बजे जाती थी और 3 बजे आ जाती थी घर। तो कहने लगी मम्मी मैं आ जाऊंगी, मैं जो गई फिर पता ही नहीं कहाँ गई, किधर गई, कौन ले गया। लड़ाई होते हुए जिनकी दिख रही है, अभी उनकी तलाश के लिए हमने जो है भोपाल टीम भेजी। उनके परिवारजनों द्वारा बताया गया है कि वो भोपाल में कहीं पर है, तो हम उनकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही पीड़ित मिल जाते हैं उनसे पूरी घटना की तस्दीक करके उसके बाद ही हम इसमें आगे की गिरफ्तारी और चार्जशीट करने की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।